सभी को नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे और आज अपना लेसन होगा 15वां स्टार्ट। जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चर्चा कर रहे हैं, संशोधित सिलेबस के बाद वाला, तो उसका आज अपना 15वां लेसन शुरू हो रहा है। तो देखो, एक तो अब की बार अपने वीडियो बने भी, मतलब आप लोगों ने क्लास लिए भी काफी वक्त हो गया। कारण ये था कि बीच में ये कोविड-19 वाला चल ही रहा है, इसमें हमारी भी लगातार ड्यूटी आ रही थी, तो काफी दिनों से अपना वीडियो डल नहीं पाया था, बन नहीं पाया था। अब अपन 15वां लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वही बोर्ड पैटर्न में किस तरह से इस लेसन से प्रश्न आएगा वो चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बोर्ड परीक्षा में ये लेसन होगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। और 6 नंबर का केवल एक ही प्रश्न आएगा, तो एक प्रश्न अकेला 6 नंबर का होगा। और उसमें भी देखो, आपकी सुविधा के लिए 3 प्रश्न आएंगे टोटल। उन 3 प्रश्न मतलब 3 अथवा में प्रश्न आएंगे, तीनों में से कोई सा एक करना पड़ेगा अपने को। तो इसका मतलब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इस लेसन से। 3 प्रश्न आने हैं, तीनों में से एक करना है। तो अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई छोटे प्रश्नों को लेकर तो इस लेसन से अपने को चर्चा करनी ही नहीं। अपन केवल और केवल इस लेसन से कैसे प्रश्न करेंगे? केवल बड़े प्रश्न, जो 6 नंबर तक के प्रश्न अपने बन सकते हो, उन्हीं प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, है इसमें वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम, वैश्वीकरण के लाभ। देखो, वैश्वीकरण के बारे में पूछा जाए आपसे, 2 चीजें हैं। एक तो वैश्वीकरण के आयाम और एक वैश्वीकरण के लाभ। क्योंकि देखो, अब इतना सा ध्यान रखना, अगर वैश्वीकरण के केवल लाभ पूछे जाएं तो भी अपने को वैश्वीकरण का पहले अर्थ बताना है, उसके बाद वैश्वीकरण के आयाम बताने के बाद ही अपने को वैश्वीकरण के क्या बताने हैं? लाभ बताने हैं। समझ गए होंगे शायद आप। हो सकता है देखो, क्वेश्चन या तो ये बनता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न आयाम तथा इसके लाभ का वर्णन करो, या फिर केवल क्वेश्चन ये पूछा जाए वैश्वीकरण के लाभ बताइए, तो भी अपने को ध्यान रखना उसका अर्थ और आयाम बताने के बाद अपने को बताने हैं क्या उसके लाभ। समझ गए? तो सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कहते किसे हैं वैश्वीकरण? तो समझना, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थ अपन करेंगे चर्चा, इसके विभिन्न आयाम लिखते हैं। देखो, ये तो सिंपल सा इसकी परिभाषा हो गई कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अब अपन लिखेंगे क्या? वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम, या वैश्वीकरण के आयाम को अपन पक्ष भी कह सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण में किन किन पक्षों को शामिल किया गया है। तो सुनना आप, इस आयाम से ही अपने को ये परिभाषा समझ में आएगी। अब सुनते जाना। आज आप लोग जो क्लास ले रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल खोलते हैं आप, यूट्यूब पे आप अपने क्लास स्टार्ट करते हो, यही सब कर रहे हो आप लोग। अब आपके हाथ में जो मोबाइल है, हो सकता है संभवतः वो किसी विदेशी कंपनी का होगा, जैसे सैमसंग हुआ, नोकिया हुआ, और कोई ओप्पो हुआ, वीवो हुआ। जो भी कंपनी का आपके पास मोबाइल है, ये सारी की सारी जो मैंने बताई, ये सारी विदेशी कंपनी है। जैसे नोकिया की अपन बात करें, जापान की कंपनी है। आपके पास नोकिया जो मोबाइल है, क्या वो मोबाइल खरीदने के लिए आप जापान गए थे? क्योंकि मोबाइल कहाँ की कंपनी का है? जापान की कंपनी का है। तो क्या आप ये मोबाइल खरीदने जापान गए थे?
जापान नहीं गए, आपने इंडिया से ही वो मोबाइल खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि आज वस्तुएं, यहाँ भारत की वस्तुएं विदेशों में जा रही हैं, विदेशों की वस्तुएं भारत में आ रही हैं। समझ गए बात? तो ये वस्तुओं का जो मुक्त प्रवाह है, मुक्त का मतलब एकदम स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है। यहाँ की वस्तुएं विदेशों में बिक रही हैं, विदेशों की वस्तुएं भारत में बिक रही है। इसे कहते हैं पर क्या? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह है। क्या कहते हैं इसे? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह है। समझे एक पॉइंट? धीरे धीरे आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब इसके अलावा अपन बात करें, कई अपने यहाँ भारत के नागरिक विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं, वहां सर्विस करने जाते हैं। कोई सऊदी अरब जाता है, कोई इराक जाता है, कोई ईरान जाता है, कोई ब्रिटेन जाता है, कोई अमेरिका जाता है। तो यहाँ भारत के लोग सर्विस करने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ बाहर के विदेशी लोग सर्विस करने के लिए भारत में भी आते हैं। इसका मतलब सर्विस को हिंदी में क्या कहेंगे? पर सेवा कहेंगे। सेवाओं का भी क्या हो रहा है? मुक्त प्रवाह हो रहा है। यहाँ के लोग सेवा मतलब सर्विस करने बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं क्या? सेवाओं का भी क्या हो रहा है? मुक्त प्रवाह है। समझ गए बात? और सुनना, कई विदेशी कंपनियां यहां भारत में आकर अपनी पूंजी का निवेश करती है, मतलब धन संपत्ति का यहाँ निवेश करती है और अपनी यहाँ फैक्ट्री स्थापित करती हैं। भारत के लोग विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां भारत में आके अपनी कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, या भारत के लोग या भारत की कंपनियां विदेश में जाके अपनी कंपनियों की स्थापना कर रही हैं। इसे कहते हैं अपन पूंजी का मुक्त प्रवाह है। तो तीसरा आयाम क्या मानेंगे अपन? पूंजी का मुक्त प्रवाह है। समझ गए बात? और अपन बात करें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। अगर प्रौद्योगिकी वर्ड आपके याद करने में ज्यादा दिक्कत हो तो आप सिंपल अपनी भाषा में टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो इसको। विदेशों में किसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, बहुत जल्दी वो टेक्नोलॉजी भारत को स्थानांतरित हो जाएगी। भारत में किसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, बहुत जल्दी वो विदेशों में स्थानांतरित हो जाएगी। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना की दवाई, मतलब एक तरह से अपन मान लेते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी है कि भाई कोरोना की दवाई कैसे बनाई जाए। जिस भी देश ने कोरोना की दवाई बनाई, मतलब उसने एक नई तकनीकी या नई टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया। अब वो टेक्नोलॉजी वो किसको? अपने को, भारत को दे देगा, तो भारत में भी कोरोना की दवाई का विकास होगा। या भारत में वो टेक्नोलॉजी आती है तो भारत विदेशों को दे देगा। तो इसे कहते हैं अपन प्रौद्योगिकी लिख दो, चाहे तकनीकी लिख दो, चाहे टेक्नोलॉजी लिख दो, एक ही बात है। प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह है। और अपन बात करें, आज आप YouTube पे खोल के, ये जरूरी थोड़ी है कि केवल आप इंडिया की ही नॉलेज आप YouTube पे देख सकते हो। आपको अमेरिका की कोई जानकारी लेनी है वो आप आराम से YouTube खोल के देख सकते हो। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जो भी बाहरी देश हैं, उन देशों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, आप YouTube खोलो और वहां का न्यूज देखो और आसानी से आपको पता चल जाएगी। तो बताओ, विदेशी ज्ञान अपने को मिल रहा है, अपना ज्ञान विदेशियों को मिल रहा है, तो ज्ञान का भी क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। प्रसार कर दो, चाहे ज्ञान का भी मुक्त प्रवाह लिख दो अपन, ताकि एक ही वर्ड चलता रहे अपन। इन सबको मिलाकर ही अपन क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। समझ गए वैश्वीकरण का मतलब? तो घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब, घरेलू मतलब अपने घर की। अपना घर कौन सा है? भारत अपना घर है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, आज वो भारत की अर्थव्यवस्था किसके साथ जुड़ चुकी? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ चुकी, मतलब एक हो चुके। इसे ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। समझ गए बात? तो घरेलू अर्थव्यवस्था, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव भी क्या कहला रहा है?
वैश्वीकरण कहला रहा है। और इस वैश्वीकरण में कौन कौन से पक्ष या आयाम शामिल हैं? वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं का मुक्त प्रवाह हो रहा है, एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, सर्विस करने के लिए लोग बाग एक दूसरे देशों में जाते हैं, एक दूसरे देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, तकनीकी एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हो रही है, और ज्ञान भी एक देश का दूसरे देश में क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। तो ये क्या हो गए? वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। अब अपन बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के लाभ। तो इसका ले आप पहले स्क्रीनशॉट। अब अपन किसकी बात करेंगे? वैश्वीकरण के लाभ। अब सुनते जाना कि भाई अब ये जो वैश्वीकरण का आप मतलब समझ चुके, वस्तु सेवा तकनीकी ये सारी मतलब एक देश से दूसरे देशों में जा रही है। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला अपन फायदा तो लिख सकते हैं नवीन तकनीकी। लाभ या फायदे के रूप में अपन पहला क्या कहेंगे? नवीन तकनीकी। किसी नई टेक्नोलॉजी या नवीन तकनीकी का विकास हुआ, हाथों हाथ वो तकनीकी दूसरे देश को स्थानांतरित कर दी जाती है। किसके कारण ये संभव हुआ? वैश्वीकरण के कारण ऐसा संभव हुआ। तो वैश्वीकरण का पहला लाभ अपन ये लिख सकते हैं, जैसे ही किसी नवीन तकनीकी का निर्माण होता है, वह दूसरे देशों में भी स्थानांतरित हो जाती है। एक पहला फायदा तो ये है, पहला लाभ तो ये है कि जैसे ही किसी नवीन तकनीकी का निर्माण होता है, वह दूसरे देशों में भी क्या कर दी जाती है? स्थानांतरित कर दी जाती है। दूसरा अपन लाभ लिखना चाहें, कम कीमत में अच्छी वस्तु। तो इसका आप लिखना, वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। ये वाला वर्ड लिख देना अगर प्रतिस्पर्धा थोड़ा कम समझ में आए तो। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे ग्राहक को कम कीमत पर अच्छी वस्तु मिल जाती है। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। आप खुद सोचो, अगर वैश्वीकरण नहीं होता, आप जो मोबाइल काम में ले रहे हो, विदेशी मोबाइल आप काम में ले रहे हो धड़ाधड़ तरीके से, सपोज करो विदेशी मोबाइल अपने पास उपलब्ध नहीं हो पाते, मोबाइल की केवल एक ही कंपनी होती, वो इंडिया की कंपनी होती, केवल एक कंपनी मोबाइल बनाने वाली होती। अगर वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल को 20,000 में बेचती, 30,000 में बेचती, 40,000 में बेचती, तो भी अपने को वो मोबाइल खरीदना पड़ता, क्योंकि भाई उसके अलावा और कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं होता। एक ही कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, अगर अपने को मोबाइल चाहिए तो अपने को उसी कंपनी का खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण से कई देशों की कंपनियां एक साथ हो गई। अब हर कंपनियों में कंपटीशन बढ़ रहा है। 20,000 की मोबाइल वाला सोचता है, जो अपनी रेट रखना चाहता था 20,000 वाला, वो सोचता है कि यार अपन ने इतनी ज्यादा रेट रखी तो अपने मोबाइल कम बिकेंगे, तो अपने मोबाइल बेचने के लिए रेट को क्या कर देता है? डाउन कर देता है।
और यही कारण है कि हमें कम कीमत में भी क्या उपलब्ध हो जाती है, अच्छी वस्तु मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण से कंपटीशन बढ़ा है। समझ के बाद तो दूसरा लाभ अपन ये बता सकते हैं। तीसरा देखो, वैश्वीकरण का लाभ अपन बता सकते हैं क्या? रोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण के आयाम में मैंने आपको कहा था कि भाई पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई विदेशी कंपनियों ने भारत में आकर अपनी कंपनियां स्थापित की हैं। तो एक चीज तो वैश्वीकरण से ये संभव हुआ है कि विदेशी कंपनियां भारत में आई और भारत में अपनी उन्होंने कंपनियों की स्थापना की है। अब अगर कंपनियां यहाँ ज्यादा स्थापित होंगी तो बताओ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितने ज्यादा उद्योग होंगे, जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी, लोगों को उतना ही क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें, वैश्वीकरण से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपन किसको कहते हैं? अगर कोई कंपनी एक से ज्यादा राष्ट्रों में अपना उद्योग स्थापित करती है तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय। मतलब एक से ज्यादा राष्ट्रों की अगर कोई कंपनी है तो वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो वैश्वीकरण से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आई है, जिससे रोजगार बढ़ा है। सिंपल अपनी भाषा में लिख देना, जिससे क्या, किसमें वृद्धि हुई है? रोजगार में वृद्धि हुई है। चौथा अपन लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अब एक चीज तो, वैश्वीकरण का मतलब भी यही था कि विश्व की अर्थव्यवस्था का आपस में क्या जुड़ाव, या घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो जब एक चीज तो अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ाव होगा तो सहयोग की भावना भी तो बढ़ेगी ना देशों के बीच आपस में। तो सिंपल अपन लिख सकते हैं, वैश्वीकरण में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ाव हुआ है। और जब अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ाव होगा तो इससे सहयोग की भावना का भी विकास होगा। इससे विभिन्न देशों में सहयोग की भावना भी बढ़ी है। और इसी सहयोग की भावना का नतीजा है कि भाई ये कोरोना की अपने जो देश में दूसरी लहर आई है। अब खुद देखो, कई देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कई देशों ने ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर अपने यहाँ भारत में भेजे हैं। एक समय, हालांकि अब स्थिति लगभग सामान्य सी हो चुकी है, एक समय था जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी, किल्लत थी भारत में। उस समय कई देशों ने भारत का सहयोग किया, और ये सब सहयोग करना किसका नतीजा है? वैश्वीकरण के कारण ही इस सहयोग में क्या हुई है? वृद्धि हुई। तो यह आपका वैश्वीकरण के लाभ कंप्लीट, और इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना कंप्लीट। ले इसका स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी।
स्वदेशी के बारे में कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आ गया स्वदेशी के उदाहरण का विस्तार से उल्लेख करो, तो भी आंसर होगा। स्वदेशी के उदाहरण के बारे में समझाइए, आंसर होगा। स्वदेशी का अर्थ बताते हुए स्वदेशी के लाभों का वर्णन करो, आंसर अपना वही होगा। दिमाग में सिर्फ इतना रखना, स्वदेशी के बारे में क्वेश्चन आए तो आंसर अपने को सेम लिखना है। लिखना क्या क्या है अब वो सुनना। एक तो स्वदेशी का अर्थ बताना है अपने को, और फिर स्वदेशी के लाभ बताने, क्या क्या लाभ होता है स्वदेशी का। सुनना इसका आंसर। स्वदेशी का अर्थ है, सिंपल सा बात है, स्वयं के देश का। स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वयं के देश का। ये तो इसका सामान्य सा अर्थ हो गया। अब इसकी थोड़ी परिभाषा आगे लिखते हैं अपन। अर्थात स्वयं के देश में, स्वयं के, एक सेकंड इसको ऐसे लिखेंगे अपन, स्वयं के देश के, स्वयं के देश के उद्योगों अथवा कंपनियों में बनी वस्तुओं, स्वयं के देश के उद्योगों अथवा कंपनियों में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वदेशी कहलाता है। समझ गए बात। जैसे अपन बात करें, रिलायंस कहाँ की कंपनी है, सब अपन जानते हैं रिलायंस कहाँ की कंपनी है, भारत की कंपनी है। टाटा कहाँ की कंपनी है, भारत की। बजाज कहाँ की कंपनी है, भारत की। और अभी जो बाबा रामदेव वाली कंपनी का काफी ज्यादा प्रचार हुआ है, जिसका क्या नाम है, पतंजलि। आदि स्वदेशी के उदाहरण हैं। समझ गए बात। अब जैसे अपन रिलायंस, टाटा, बजाज, पतंजलि, ये सारी कंपनियां अपने देश की हैं। अगर अपन इन कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब अपन किसको अपना रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं। देखो, स्वदेशी को अपनाना वास्तव में बेहतर है, स्वदेशी को ही अपने को अपनाना भी चाहिए। अगर अपन स्वदेशी को अपनाएंगे, इसके लाभ लिखने हैं अपने को। अगर स्वदेशी को अपन अपनाएंगे तो अपने खुद के देश के उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। स्वदेशी को अपन अपनाएंगे तो भारत का पैसा भारत में रहेगा। एक तो अपन विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, विदेशों में जाएगा। और अगर अपन खुद के देश में बनी वस्तु खरीदते हैं तो इसका मतलब खुद के देश का पैसा खुद के देश में रहेगा, और इससे अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब पैसा बाहर नहीं जाएगा तो अपने खुद के राष्ट्र की क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। इसके अलावा और अपन इसकी बात करें, अगर अपन स्वदेशी को अपनाएंगे तो हमारे देश की कंपनी के पास जो पैसा जाएगा उसका टैक्स भी किसको जाएगा, भारत सरकार को जाएगा। अगर विदेशी कंपनी की वस्तु खरीदते हैं तो उसका टैक्स उस विदेशी कंपनी की सरकार को जाएगा। मतलब जैसे चाइना का अपन ने कोई सामान खरीदा, टैक्स किसको जाएगा, चीन की सरकार को जाएगा। अमेरिका का कोई सामान खरीदा, टैक्स किसको जाएगा, अमेरिका की सरकार को जाएगा। अगर भारत की कंपनी का सामान खरीदते हैं, टैक्स किसके पास जाएगा, अपने ही देश की सरकार मतलब भारत सरकार के पास जाएगा। तो कई लाभ होते हैं किसके, स्वदेशी के। तो स्वदेशी का अर्थ तो क्या हो गया, स्वयं के देश का, अर्थात स्वयं के देश के उद्योगों अथवा कंपनियों में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वदेशी कहलाता है। जैसे रिलायंस, टाटा, बजाज, पतंजलि आदि किसके उदाहरण है, स्वदेशी के। अब अपन बात करेंगे स्वदेशी के लाभ। तो इसमें देखो, स्वदेशी के लाभ में अपने को वर्णन नहीं करना, वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वर्णन अपन कर भी नहीं पाते इसका।
जो भी लाभ है 7, 8, 9 तक अपन लाभ लिखेंगे, वो लाभ एक एक पॉइंट करके अपन लिखते जाते हैं। यदि हम स्वदेशी सामान का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे देश के उद्योगों का विकास होगा। सही है। अगर अपन अपने देश के उद्योगों में बने सामानों या वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो बेचारे धूल लगेगी उन उद्योगों के, थोड़े दिनों में उद्योग बंद हो जाएंगे, उन उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा। तो अगर अपन अपने देश के उद्योगों का विकास करना चाहते हैं तो हमें किसको अपनाना पड़ेगा? स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। और अपन लाभ की बात करें, इससे मतलब स्वदेशी से, इससे देश का पैसा, बताओ देश में रहेगा या विदेश में जाएगा? देश का पैसा देश में रहेगा, और जब देश का पैसा देश में रहेगा तो किसमें वृद्धि होगी? राष्ट्रीय आय में। हमारे देश के राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक लाभ अपन ये बता सकते हैं। और अपन बात करें, मैंने आपको ये भी बताया कि सरकार, अगर अपन यहाँ के देश मतलब भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो भारत सरकार को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो इससे भारत सरकार, टैक्स को बोलते हैं पर राजस्व, भारत सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अगर राजस्व आपको लिखने में या समझने में दिक्कत हो तो आप अपनी भाषा में इसको ये भी लिख सकते हो कि इससे भारत सरकार को टैक्स अधिक प्राप्त होगा। ये अपने लिए फायदे की बात है भाई, विदेशी सरकार को टैक्स दे, इसके बजाय टैक्स किसे मिले? अपने देश की सरकार को मिले। तो इससे भारत सरकार का राजस्व बढ़ेगा, या आप लिख देना इससे भारत सरकार को अधिक टैक्स प्राप्त होगा। अगला लाभ अपन देखें, अगर अपन स्वदेशी का प्रयोग करते हैं तो उद्योगों का विकास हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भारत में होगा। अब भारत में ज्यादा उत्पादन जब होगा तो अब सोचना आप लोग, भारत में उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो भारत का आयात बढ़ेगा या भारत का निर्यात बढ़ेगा? अगर हम खुद के देश में ही खूब सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आयात का मतलब तो विदेशों से कोई सामान आना, आयात में तो क्या आएगी? कमी आएगी। और विदेशों को अपन खुद सामान बेचेंगे, इसका मतलब निर्यात बढ़ेगा। और जब आयात कम होगा, निर्यात ज्यादा होगा, बाहर सामान ज्यादा बेचेंगे तो सामान बेचने के बदले अपन पैसा तो लेंगे ना उनसे, तो इसे कहते हैं विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। समझ गए बात? तो इससे आयात में बताओ क्या? आयात में कमी होगी, तथा निर्यात में वृद्धि होगी, मतलब निर्यात बढ़ेगा। अब आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात मतलब बाहर सामान अपन ज्यादा बेचेंगे तो बाहर का पैसा अपने पास आएगा, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। मतलब ये विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, अब स्वदेशी का उपयोग करें तो भारतीय उद्योगों का विकास होगा। भारतीय उद्योगों का विकास होगा तो इसका मतलब भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। समझ गए बात? तो अगला अपन लिख सकते हैं, इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा।
इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। तो ये कुछ सिंपल से लाभ हैं। कुछ लाभ और अपन लिखेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको तो मिटाते हैं। 5 लाभ हो चुके हैं, इसको लिखो पहले। अगला लाभ देखें, पढ़ तो समझना इसको। स्वदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियों की बजाय अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करेंगी, समझना इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन ध्यान रखना सीमित हैं। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार बहुत अपने पास भरे पड़े हैं, लेकिन वो सीमित हैं। अगर लगातार उनका गलत तरीके से अपन यूज करते रहे, आने वाले समय में इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ जाएगी। जैसे पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोलियम गैस, लोहे, इसके तांबा, ये सब क्या है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने अपने को ये संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। अब अगर भारत की कोई कंपनी होगी तो वो तो देखो भारत के साथ, अपने देश के साथ उस कंपनी की भावनाएं जुड़ी हुई रहेंगी, तो वो इन प्राकृतिक संसाधनों का ठीक तरीके से उपयोग करेगी, उनको वेस्टेज नहीं होने देगी। जबकि विदेशी कंपनी तो आएगी तो उसका तो केवल मकसद क्या होगा, पैसा कमाना, और वो अपने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेगी, दोहन करेगी। तो अगला लाभ अपन एक ये बता सकते हैं, एक सिंपल सा लाभ बता सकते हैं अपन, इससे देश, देखो खुद के देश में अगर सामान बन रहा है तो अपन आत्मनिर्भर रहेंगे, तो इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मतलब किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहेगा देश, फिर इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और लाभों की अपन बात करें, अब सुना अगला लाभ, कुछ देश भारत में सामान बेचकर भारत से लाभ कमाकर भारत का ही विरोध करते हैं। इसलिए हमें इन देशों की बजाय स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए बात। चीन पे फैक्ट एग्जाम्पल बैठे गए। कुछ देश जैसे चाइना का उदाहरण ले लेते हैं अपन, भारत में सामान बेचते हैं, भारत से ही लाभ कमाते हैं, और फिर भारत का ही क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो बताओ ऐसे देशों से अपने को सामान खरीदना चाहिए क्या, नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए हमें इन देशों की बजाय स्वदेशी का ही क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लास्ट अपन लिखेंगे इससे, मतलब किससे, स्वदेशी से देश प्रेम की भावना का विकास होता है। ये अपनी चर्चा इस क्वेश्चन की स्वदेशी को लेकर कंप्लीट। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगर आप समझ गए
तो बहुत से पॉइंट तो आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई समझने वाली चीज है। अगर एक बार अपन ने समझ लिया तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठना और खुद प्रैक्टिस करना। 9 में से 7 पॉइंट तक तो आप खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हो, और 6 या 7 पॉइंट भी अपन लिख पाते हैं तो लगभग अपने नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, कौशल विकास। कौशल विकास का अगर अपन ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो अपन अर्थ बताएंगे, फिर इसके लाभ बताएंगे, फिर भारत सरकार ने इसको लेकर क्या प्रयास किए वो तो एक एक करके देखते हैं। पर सबसे पहले कौशल विकास किसे कहते हैं? किसी कार्य को और अधिक अच्छा करने की योग्यता। देखो, जितना अपन प्रयास करते हैं कार्य करने की योग्यता उतनी ही ज्यादा अपने में बढ़ती जाती है। जैसे मैं खुद मेरी एक उदाहरण की बात करें, ये ऑनलाइन क्लासों का पहले कोई ट्रेंड नहीं हुआ करता था, इस बार कोरोना ने ही ये मान लो आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई है। पहली बार जब कैमरे के सामने खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था कि यार सामने कोई बच्चे भी नहीं है, अपन पढ़ाएंगे किसको। तो एक अजीब सा लग रहा था कि यार बिना बच्चों के अपने को क्लास लेनी है। बच्चे सामने रहते हैं तो क्लास लेने का अलग ही आनंद आता है। धीरे धीरे एक आदत में आ गया कि नहीं, बिना बच्चे भी अपन पढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर अपन कार्य को करते जाते हैं तो उस कार्य में अपनी योग्यता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वही क्या कहलाता है? अपना कौशल विकास कहलाता है। तो आज हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होती, बिना बच्चों के भी सामने कैमरा रहता, आसानी से क्लास ले लेते हैं। तो किसी कार्य को और अधिक अच्छा करने की योग्यता का विकास करना ही क्या कहलाता है? कौशल विकास कहलाता है। योग्यता का विकास करना ही क्या कहलाता है? कौशल विकास कहलाता है। तो ये तो कौशल विकास का अर्थ हो गया, समझ के बाद अब अपन बात करेंगे कौशल विकास का महत्व। तो यहां लिख देते हैं अपन कौशल विकास का महत्व। मतलब क्या क्या फायदा है, क्या क्या महत्व है कौशल विकास का। तो पहला महत्व तो देखना, इससे मानव संसाधन, इससे मानव संसाधन मानव पूंजी में बदलता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन बात करें, आप स्टूडेंट हो कौन सी क्लास के? 10th क्लास के। समझ गए बात। अभी आप लोग केवल और केवल क्या हो? मानव संसाधन हो। कारण क्या है? अभी तक आप मानव पूंजी के रूप में निर्मित नहीं हो पाए हो, अभी आप क्या हो? मानव संसाधन हो। अगर हमारी बात की जाए, या मेरी या हमारी, मतलब हमारी एज अवस्था के जो भी टीचर हैं और कोई जॉब वाले मान लो, वो किस में शामिल होते हैं? मानव पूंजी में शामिल होते हैं। कारण क्या है? अभी आप बच्चे हो, अभी आपकी केवल पढ़ने की आयु है, अभी आप में उस कौशल का विकास नहीं हो पाया है। समझिए बात। तो अभी आप लोगों में कौशल का विकास नहीं हुआ। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप में कौशल का विकास होता जाएगा। जैसे ही कौशल का विकास होगा वैसे आप मानव संसाधन के बजाय क्या हो जाओगे? मानव पूंजी हो जाओगे।
समझ के बाद तो कौशल विकास का पहला महत्व है, इससे मानव संसाधन किसमें बदलता है, मानव पूंजी में बदलता है। इसके अलावा और अपन महत्व की बात करें, अगर किसी में कौशल का विकास होगा तो उसको रोजगार आसानी से मिल जाएगा, और अगर किसी में कौशल ही नहीं होगा तो उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो कौशल विकास का दूसरा अपन महत्व लिखते हैं, इससे रोजगार आसानी से मिल जाता है। अपन कहते हैं ना कि भाई भारत में बेरोजगारी खूब है, कौशल विकास की कमी है। अगर कौशल है तो उस व्यक्ति को तो कहीं भी रोजगार मिल जाएगा, तो अगर कौशल विकास होगा तो इससे रोजगार भी आसानी से मिल जाएगा। अब एक चीज तो कौशल विकास से उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादन कम होगा। एक तो वो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनमें कौशल की कमी है, इसका मतलब उत्पादन कम होगा, और एक वो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनमें कौशल अधिक है, तो कौशल अधिक होगा तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा। इससे उत्पादन बढ़ता है। तो अब अपन समझ सकते हैं कि भाई जब कौशल विकास होगा तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से ही तो देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। तो चौथा महत्व तो अपन लिख सकते हैं, इससे देश का आर्थिक विकास होगा। ये कौशल विकास के 4 अपने को महत्व लिखने हैं। तो अब अपन बात करेंगे कि भाई भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसी में अपने को तीसरे क्वेश्चन में बात करनी है, कौशल विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। मतलब कौशल के विकास हेतु भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो सुनना, वर्तमान में जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था। कब किया था? 15 जुलाई 2015 को। जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का क्या किया? प्रारंभ किया। और देखना, वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया है कौशल विकास के लिए? लोगों का कौशल विकास हो ताकि उन्हें रोजगार आसानी से मिल सके। इसके लिए क्या किया सरकार ने? अलग से एक कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना कर दी। जैसे गृह मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है, रेल मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, ऐसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, ऐसे ही अलग से कौशल मंत्रालय का भी क्या कर दिया? गठन कर दिया। कौशल विकास करके लोगों को रोजगार योग्य बनाने हेतु भारत सरकार ने अलग से एक मंत्रालय का गठन, अलग से एक मंत्रालय की स्थापना की।
और अपन सिंपल देखो लिख सकते हैं, भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु अनेक प्रशिक्षण प्रारंभ किए। समझ गए बात कि भाई लोगों को ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनके कौशल का क्या उसके विकास हो सके। तो भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु अनेक प्रशिक्षण क्या किए, प्रारंभ किए। चौथा, भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु किसका निर्माण किया, पाठ्यक्रम का निर्माण किया। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, आपके जैसे प्रत्येक किताब का सिलेबस होता है ना, वैसे कौशल विकास हेतु कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, इसका भारत सरकार ने एक सिलेबस जारी किया। तो भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया। तो ये बता सकते हैं कि भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु क्या क्या प्रयास किए। समझ के बाद तो इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन 1-2 मिनट और चर्चा करते हैं इस लेसन को लेकर। अब देखो, वैसे तो हालांकि एक क्वेश्चन और बचता है इस लेसन का, ठीक अच्छा प्रश्न है वो भी। क्वेश्चन है कौन सा, चौथा प्रश्न बोल रहा हूँ, हालांकि करेंगे नहीं अपन उस प्रश्न को, सुनना, कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे उस प्रश्न को। एक प्रश्न ये बनता है, चौथा प्रश्न इस लेसन से, 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। लेकिन छोड़ देना आप इस प्रश्न को। हाँ, अगर वो प्रश्न आपने पहले से याद कर रखा है तो उसको याद कर लेना, पहले प्रश्न को छोड़ देना। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 3 प्रश्न अपने पास ऑप्शन में रहेंगे। अब 3 प्रश्न जब अपने पास ऑप्शन में रहेंगे तो ये जो अपने 3 प्रश्न किए 100% है, इनमें से 2% तो इनमें से ही अपने पास आ जाएंगे। तो सारे प्रश्न क्यों याद करने अपने को, समझ गए बात। और देखो, ये क्वेश्चन 2 पन्ने किया था, कौन सा, स्वदेशी वाला, और तीसरा किया है कौन सा, कौशल विकास वाला। इन 2 में से तो एक प्रश्न आना ही आना है। तो अगर आपके याद करने की क्षमता आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ी कमी है, तो ये 2 प्रश्न याद कर लेना इस लेसन से, कौन कौन से, कौशल विकास और स्वदेशी। 3 मैंने जो करवाए हैं तीनों याद कर लोगे तो और भी अच्छा होगा, समझ गए बात। और अगर तीनों याद नहीं हो तो 2% तो आपको याद करने ही करने हैं। और इसी के साथ अपना 15वां लेसन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे 16 लेसन की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।